इस वीडियो में हम समझेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स कंप्लीट चैप्टर। इस चैप्टर में फॉलोइंग टॉपिक्स इंक्लूड हैं और उन सभी टॉपिक्स की टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आप किसी भी टॉपिक को उसके टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स। जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड बॉडी रिजिड होती है। रिजिड बॉडी का मतलब एक ऐसा हार्ड सॉलिड ऑब्जेक्ट जिसका शेप और साइज डेफिनेट हो। साथ ही जब भी उस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो तो उसके डायमेंशन चेंज ना हो, चाहे फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी भी हो। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। जब भी किसी सॉलिड बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तब उस बॉडी के डायमेंशंस चेंज होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि सॉलिड बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होती। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक स्प्रिंग के लोअर एंड पे कुछ वेट अटैच किया गया है। ग्रेविटी के कारण वेट स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींचता है और स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होती है। लेकिन जैसे ही हम वेट को रिमूव करते हैं स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। इससे यह पता चलता है कि स्प्रिंग में इलास्टिक प्रॉपर्टी है। जब भी हम किसी बॉडी से एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करते हैं तब वो बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज और शेप को रिगेन कर लेती है। इसी प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि किसी भी सॉलिड बॉडी में इलास्टिसिटी होने का रीजन क्या होता है। हर सॉलिड बॉडी एटम या मॉलिक्यूल से बनी होती है और हर एटम किसी और एटम से सराउंडेड होता है। ये एटम आपस में इंटर एटॉमिक फोर्स से जुड़े होते हैं, साथ ही स्टेबल इक्विलिब्रियम में होते हैं। मतलब हर एक एटम पर फोर्स बैलेंस होता है। इस फोर्स को हम एक स्प्रिंग की तरह मान सकते हैं। जब भी एटम पे एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो स्प्रिंग कंप्रेस या स्ट्रेच होती है, और ऐसा होने पर स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होती है, जो कि उस एटम को फिर से उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ले आती है। और इसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रेस और उसके टाइप्स। स्ट्रेस। जब भी हम किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब उस बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, यानी बॉडी का शेप और साइज चेंज होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो बॉडी डिफॉर्म होती है। लेकिन बॉडी डिफॉर्म होगी या नहीं, ये इस बात पे भी डिपेंड करती है कि फोर्स की क्वांटिटी कितनी है। अगर फोर्स बहुत कम है तो बॉडी में नेग्लिजिबल चेंज होगा, और अगर फोर्स को लगातार बढ़ाते जाएं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां से बॉडी डिफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। इस फोर्स को हम डिफॉर्मिंग फोर्स कहते हैं। डिफॉर्मिंग फोर्स लगने से बॉडी के एटम और मॉलिक्यूल्स की नॉर्मल पोजीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि एटम आपस में इंटरएटॉमिक फोर्स से बंधे होते हैं और उनकी नॉर्मल पोजीशन चेंज होने से इंटरएटॉमिक फोर्स इम्बैलेंस हो जाता है, और ऐसा होने के कारण बॉडी में रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होती है। ये रिस्टोरिंग फोर्स बॉडी को उसके ओरिजिनल शेप में लाने का काम करती है, और यही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। आइए अब समझते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस मेनली 3 टाइप के होते हैं: नॉर्मल स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस, टैंजेंशियल स्ट्रेस। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर लगती है तब बॉडी के डायमेंशंस चेंज होते हैं। डायमेंशंस चेंज होने के कारण बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है। इस स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे नॉर्मली यानी परपेंडिकुलर लगती है तब बॉडी के डायमेंशंस चेंज होते हैं, लेकिन बॉडी का शेप चेंज नहीं होता। डायमेंशंस चेंज होने के कारण बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है। इस स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहते हैं। टैंजेंशियल स्ट्रेस। जब भी डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे टैंजेंशियली लगती है तब बॉडी के डायमेंशंस चेंज होते हैं, लेकिन इस टैंजेंशियल फोर्स के कारण बॉडी के कुछ ही पार्ट में चेंज होता है। इस केस में जो स्ट्रेस क्रिएट होता है उसे टैंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं।
नॉर्मल स्ट्रेस को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, यह स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का ही एक टाइप है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे नॉर्मली आउटवर्ड लगती है, जिससे बॉडी की लेंथ इंक्रीज होती है, और तब जो बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है उसे टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस, यह स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस का ही एक टाइप है जिसमें डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी पे नॉर्मली इनवर्ड लगती है, जिससे बॉडी की लेंथ डिक्रीज होती है, और तब जो बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है उसे कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेन और इसके टाइप, जब भी हम किसी बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तब बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि बॉडी पे जितना ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स लगता है बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन उतनी ही चेंज होती है। बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है बॉडी की लेंथ, हाइट, वॉल्यूम या बॉडी का शेप। बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज हुआ है अगर उसका कंपैरिजन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से करें तो हमें एक रेशियो मिलता है जिसे हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड स्ट्रेन। चलिए स्ट्रेन को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्योंकि स्ट्रेन दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो होता है, इसीलिए स्ट्रेन की कोई भी यूनिट या डायमेंशन नहीं होती। बॉडी कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे स्ट्रेन तीन टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियरिंग स्ट्रेन। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगने पर सिर्फ बॉडी की लेंथ में चेंज हो तब जो स्ट्रेन क्रिएट होता है उसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन कहते हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगने पर सिर्फ बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो तब जो स्ट्रेन क्रिएट होता है उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन, जब डिफॉर्मिंग फोर्स लगने पर बॉडी का शेप चेंज हो लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज ना हो तब जो स्ट्रेन क्रिएट होता है उसे शियरिंग स्ट्रेन कहते हैं। शियरिंग स्ट्रेन को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस अंडर टैंजेंशियल फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को समझने के लिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में नहीं पता तो इनसे रिलेटेड वीडियो पहले देखें, जिनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। हुक्स लॉ को ब्रिटिश फिजिसिस्ट रॉबर्ट हुक ने 17th सेंचुरी में खोजा था। रॉबर्ट हुक ने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में यह पाया कि अगर किसी वायर पे लोड अप्लाई करे तो उस वायर में जो एक्सटेंशन होगी वो डायरेक्टली लोड पे डिपेंड करेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो वायर की लेंथ लोड बढ़ने के साथ इंक्रीज होती है। हुक्स लॉ को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट the extension produced in the wire is directly proportional to the load. बाद में यह पाया गया कि हुक्स लॉ हर टाइप के डिफॉर्मेशन जैसे कंप्रेशन, बैंडिंग और ट्विस्टिंग के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए इस लॉ को मॉडिफाइड करके कुछ इस तरह डिफाइन किया गया, within elastic limit, the stress developed is directly proportional to the strain produced in a body. सीधे शब्दों में कहें तो इलास्टिक लिमिट में रहते हुए बॉडी में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ इलास्टिक लिमिट से मतलब है फोर्स की वो लिमिट जिससे ज़्यादा फोर्स लगने पर बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन होने लगे। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक मेटालिक स्प्रिंग को वर्टिकली रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड किया है। साथ ही स्प्रिंग के लोअर एंड से एक स्केल पॉइंटर अटैच है। यह स्केल पॉइंटर स्प्रिंग के साथ स्लाइड कर सकता है। अब हम स्प्रिंग के लोअर एंड पे एक वेट कंटेनर अटैच करेंगे और स्केल पॉइंटर की मदद से स्केल की रीडिंग नोट करेंगे। अब हम इस कंटेनर में कुछ वेट ऐड करेंगे। कंटेनर का वेट बढ़ते ही स्प्रिंग स्ट्रेच होती है
और स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होती है। अब हम फिर से रीडिंग नोट करेंगे। इसी स्टेप को हम 3 से 4 बार दोहराएंगे और रीडिंग नोट करेंगे। अब हम इस कंटेनर में कुछ वेट ऐड करते हैं। कंटेनर का वेट बढ़ते ही स्प्रिंग स्ट्रेच होती है और स्प्रिंग की लेंथ इंक्रीज होती है। अब हम फिर रीडिंग नोट करते हैं। इसी स्टेप को हम 3 से 4 बार दोहराते हैं और रीडिंग नोट करते हैं। जब हम स्प्रिंग की एक्सटेंशन और वेट का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तब हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही हुक्स लॉ है। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।